तो अब कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अनसोल्ड पेपर में जो आंकिक प्रश्न आए हैं उनको हल करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन याद करने वाले हैं उन्हें तो आप स्वयं ही याद करेंगे। तो देखिए अनसोल्ड पेपर 2020 में जो बहुविकल्पी आए हैं 1 से 5 तक, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये बहुविकल्पी आंकिक प्रश्न पर आधारित हैं। तो पहले सवाल में देखिए कह रहा है कि एक पिंड किसी पेड़ से विरामावस्था से गिराया जाता है, वह 5 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पेड़ की ऊंचाई होगी, जिसमें विकल्प दिया हुआ है पहला 100 मीटर। तो इसमें कोई एक ही विकल्प सही है, तो हमें पता करना है कि वह कौन सा विकल्प सही है। तो चूंकि यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि एक पिंड किसी पेड़ से विरामावस्था से गिराया जाता है, तो देखिए जो यह क्वेश्चन है यह चैप्टर 4 से संबंधित है। तो चूंकि देखिए इस सवाल में विरामावस्था की बात की गई है और हम सीख चुके हैं कि विरामावस्था से जब भी कोई वस्तु गिराई जाती है या फेंकी जाती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग u होता है वह 0 होता है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वह 5 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। इसका मतलब जो टाइम दिया हुआ है वह है 5 सेकंड और g का मान दिया हुआ है। तो पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात हमें h ज्ञात करना है। तो चूंकि यह एक बहुविकल्पी प्रश्न है इसलिए ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ रफ में इसे हल करके इसका आंसर हमें प्राप्त करना होता है, ठीक है। और जो भी विकल्प सही होगा हम लिख देंगे कि यह विकल्प सत्य है। तो यदि यहाँ से हम h का मान ज्ञात करें तो h बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो यह क्वेश्चन है यह चैप्टर 4 से संबंधित है और हम चैप्टर 4 में सीख चुके हैं कि जो गति की 3 समीकरण होती हैं, तो ये गति की 3 समीकरण हम कब रखते हैं, जब कोई वस्तु क्षैतिज में चल रही हो। लेकिन जब ऊपर नीचे की बात की जाती है तो s की जगह पर हमें h रखना होता है और a की जगह पर हमें g रखना होता है, ठीक है। तो चूंकि इस सवाल में ऊपर नीचे की बात की गई है इसलिए इस s की जगह पर हमें h रखना होगा और इस a की जगह पर हमें g रखना होगा। तो ऐसी कौन सी समीकरण है जिसकी सहायता से हम h का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो h देखिए 2 ही समीकरणों में है, एक इस समीकरण में और एक इस समीकरण में। तो देखिए यदि इस समीकरण का हम उपयोग करेंगे तो हमारे पास v नहीं है और यदि इस समीकरण का उपयोग करेंगे तो हमारे पास सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो सूत्र h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से क्या हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा u का मान 0 है तो 0 और t का मान है 5 प्लस 1/2 गुणे g का मान 10 गुणे t का मान है 5। तो यह हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 0 की गुणा 5 से कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 अक्कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 बचा है 3 बार, तो 5 पचे 25 पंचे 125 हो जाएगा और 125 में 0 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 125 जो कि आया है h। तो चूंकि h को पेड़ की ऊंचाई माना गया है अतः जो पेड़ की ऊंचाई होगी वह 125 मीटर होगी, ठीक है। अतः जो सही विकल्प है वह है 125 मीटर, जबकि जो इसका आंसर दिया हुआ है वह 100 मीटर दिया हुआ है जो कि यह गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः विकल्प तीसरा 125 मीटर सही है। इसी प्रकार देखिए दूसरा सवाल भी है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, नियत त्वरण से गति करने पर 10 सेकंड बाद उसका वेग 125 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, वस्तु का नियत त्वरण होगा। तो इस दूसरे सवाल में जो विकल्प दिए हुए हैं वो है, तो चूंकि सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले सवाल में जो प्रारंभिक वेग था वह तो 0 था, जबकि इसमें प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है वह है 5 मीटर प्रति सेकंड। और फिर कह रहा है कि नियत त्वरण से, तो मान लेंगे कि त्वरण a है और फिर कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद, इसका मतलब जो टाइम है वह है 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद उसका वेग 125 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मतलब जो अंतिम वेग है जिसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो v हमारे पास दिया हुआ है 125 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और चूंकि नियत त्वरण पूछ रहा है इसका मतलब a हमें ज्ञात करना है। तो इसमें गति की पहली समीकरण लगा लें, क्योंकि गति की जो पहली समीकरण होती है वह होती है v बराबर u प्लस at। तो यहाँ से यदि a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, v इधर ऑलरेडी है, u उठाकर इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा और बटे में हो जाएगा t। तो a बराबर हो जाएगा v माइनस u अपान t। अब इसमें सबके मान रखने से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। इस 0 से यह 0 कट जाएगा तो बचेगा 12, तो बराबर 12 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः जो सही विकल्प है वह है दूसरा। तो लिखेंगे अतः विकल्प 2 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही है। अब तीसरे सवाल में कह रहा है कि एक सरल लोलक 1/2 मिनट में 60 दोलन करता है, लोलक की आवृत्ति होगी। तो इस तीसरे सवाल में जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से जो पहला विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोलक की आवृत्ति के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो लोलक की आवृत्ति जिसे हम V से भी प्रदर्शित करते हैं और N से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक होता है दोलन प्रति सेकंड। जबकि हमारे सवाल में कह रहा है कि 1/2 मिनट में 60 दोलन करता है। तो चूंकि 1/2 मिनट में, तो चूंकि हमें सेकंड की आवश्यकता है, तो 1/2 मिनट में कुल कितने सेकंड हो जाएंगे? 30 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 को आधा कहते हैं, तो आधा मिनट में 30 सेकंड हो जाएंगे। तो 30 सेकंड में जो दोलनों की संख्या है वह है 60, इसलिए 1 सेकंड में दोलनों की संख्या क्या हो जाएगी? 30 से हम भाग करा देंगे 60 में, तो पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यह हो जाएगा 60/30। तो 30 अक्कम 30, 30 दूनी 60 बराबर 2 दोलन। मतलब 1 सेकंड में जो दोलनों की संख्या है वह है 2। मतलब इस लाइन को हम लिख सकते हैं 2 दोलन प्रति सेकंड। प्रति का मतलब 1 सेकंड में, ठीक है। तो 2 दोलन प्रति सेकंड। अतः जो हमारा सही विकल्प होगा वह होगा चौथा। तो लिखेंगे अतः विकल्प 4 2 दोलन प्रति सेकंड सही है। छठा देखिए आंकिक प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है तथा शीर्षक पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं, तो इसका अल्पतमांक बताइए। तो हम जानते हैं कि जो अल्पतमांक होता है, जिसे हम LC भी कहते हैं, तो LC बराबर क्या होता है? पिच या चूड़ी अंतराल, और इसके बटे होता है वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो चूंकि हमारे सवाल में जो चूड़ी अंतराल दिया हुआ है वह है 1 मिलीमीटर, तो चूड़ी अंतराल की जगह पर हम लिखेंगे 1 और बटे में वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो पैमाने पर जो कुल भाग हैं वह 50 भाग हैं, ठीक है। तो बटे में हो जाएगा 50। तो जब हम 50 से 1 में भाग कराएंगे तो 0.0 लग जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 50 दूनी 100। तो यह आ जाएगा 0.02। और चूंकि जो चूड़ी अंतराल का मान दिया हुआ था वह मिलीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए अल्पतमांक का जो मात्रा रखेंगे वह मिलीमीटर रखेंगे। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला आंकिक प्रश्न है वह है 16वां, जिसमें कह रहा है कि 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियां जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है 20 सेकंड में चढ़ जाता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उसकी सामर्थ्य की गणना कीजिए। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चूंकि इसमें कार्य और हमें सामर्थ्य ज्ञात करना है, तो 2 नंबर कार्य ज्ञात करने के लिए हैं और 2 नंबर सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हैं। तो यह कुल 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16वें सवाल में जो दिया है पहले वह लिख लें। तो इसमें कह रहा है कि 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति का जो भार है जिसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम दिया हुआ है 60 किलोग्राम। और फिर कह रहा है कि 30 सीढ़ियां जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। जैसे मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर ऊंची यह सीढ़ी है, तो देखिए प्रत्येक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर ऊंची है, ठीक है। और ऐसी ऐसी कुल सीढ़ियों की जो संख्या है वह है 30। तो मनुष्य के द्वारा कुल चली गई ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अर्थात दूरी कुल कितनी हो जाएगी? तो देखिए चूंकि 20 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी है जो कि कुल 30 सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हम 20 से गुणा करा देंगे 30 में, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल ऊंचाई कितनी चढ़ी गई इस व्यक्ति के द्वारा। तो चूंकि ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणा 30। और चूंकि जो सीढ़ी की माप है वह सेंटीमीटर में है, और हम सीख चुके हैं कि जो भी माप रखेंगे वह मीटर में रखेंगे, तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना होगा। तो मीटर बनाने के लिए हमें 100 से भाग कराना होगा, तो बटे में कर दें 100, तो यह बन जाएगा मीटर। तो इस 0 से यह 0, इस 0 से यह 0 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6 मीटर, अर्थात जो ऊंचाई है वह है 6 मीटर। और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें कुल कार्य तथा उसकी सामर्थ्य की गणना करना है, अर्थात हमें W ज्ञात करना है और हमें सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं तो P भी हमें ज्ञात करना है।
तो चैप्टर 11 में हम इस सूत्र के बारे में तो सीख ही चुके हैं कि यदि हम इसका कार्य पता करना चाहते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं तो W बराबर क्या होता है mgh। तो यदि हम इसमें सबके मान रखें तो हमें W का मान प्राप्त हो जाएगा। तो M का मान दिया हुआ है 60 किलोग्राम, तो 60 गुणे G का मान है 10 गुणे H का मान है 6, तो यह हो जाएगा 6 छाक 36 और 2 जीरो, तो हो जाएगा 3600 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल। अतः कार्य का आंसर आ जाएगा 3600 जूल। तो एक आंसर हमारा यह हो गया। अब चूंकि हमें P ज्ञात करना है तो लिखेंगे तथा सामर्थ्य P बराबर, तो P बराबर क्या होता है W बटा T। तो W का मान आया है 3600, तो 3600 और बटे में रखेंगे T, तो T भी हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 20 सेकंड में चढ़ जाता है, अर्थात जो टाइम दिया हुआ है वह है 20 सेकंड। तो बटे में रखेंगे 20, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 8 16 जीरो, तो यह आ जाएगा 180। तो चूंकि P सामर्थ्य है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है वाट, जबकि इसमें आंसर दे रखा है 0.05 वाट। तो चूंकि जो सवाल लगाने की विधि होती है उसी विधि से इसे किया गया है, और यदि कहीं पर गुणा भाग गलत नहीं हुई है तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब जो इसमें आंसर दिया हुआ है यह भी गलत ही दिया हुआ है। इस प्रकार से एक आंसर हमारा यह हो जाएगा, एक आंसर हमारा यह हो जाएगा, 2 नंबर इसके 2 नंबर इसके, तो कुल 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब इस 18वें सवाल में कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप संघनित होकर 85 डिग्री सेल्सियस पर जल बनती है। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। इस क्रिया में भाप द्वारा दी गई ऊष्मा की गणना कीजिए। तो चूंकि इस 18वें सवाल में हमें भाप द्वारा दी गई ऊष्मा की गणना हमें करना है, तो देखिए 18वें सवाल के जैसा जो 19वें सवाल का दूसरा खंड है, यह 18वें सवाल से थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए यह 6 नंबर का भी है और यह 18वां सवाल 4 नंबर का ही है। तो इन सवालों में हमें किसकी जरूरत होती है और कैसे इसे हल किया जाता है, वह सब कुछ हम डिटेल से सीखेंगे इस 19वें के दूसरे पॉइंट में। ठीक है। तो इस 18वें सवाल में ज्यादा कुछ ना समझाते हुए डायरेक्ट हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो जो कैलोरी मिति का सिद्धांत होता है वह होता है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो जो दी गई ऊष्मा होती है वह ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, जो कि हम इसके बारे में 19वें सवाल में अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है। तो चूंकि इस सवाल में हमें भाप द्वारा दी गई ऊष्मा ज्ञात करना है, तो भाप द्वारा दी गई ऊष्मा उतनी ही होगी जितनी कि भाप संघनित होने पर जल बनने पर ऊष्मा लेती है। ठीक है। तो देखिए जल बनने तक 2 प्रकार से ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। एक तो प्रारंभिक ऊष्मा जो कि भाप की रहेगी। तो भाप की यदि हम ऊष्मा पता करेंगे तो ऊष्मा का सूत्र होता है ml, जहाँ m द्रव्यमान है और l गुप्त ऊष्मा है। ठीक है। और जो बाद की ऊष्मा हो जाएगी वह हो जाएगी ms डेल्टा t। तो चूंकि सबसे पहले तो हमें वह लिखना होता है जो जो हमारे सवाल में दिया होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखे ले रहे हैं जो जो हमारे पास दिया हुआ है सवाल में। तो देखिए कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप संघनित होकर 85 डिग्री सेल्सियस पर जल बनती है। तो जो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस बना है, तो ताप में जो कुल अंतर हुआ है जिसे हम तापांतर कहते हैं और इसे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो टेम्परेचर में अंतर कुल कितना हुआ है 100 माइनस 100 में से हम 85 घटाकर पता कर सकते हैं। तो 100 में से 85 घटाएंगे तो बचेगा 15 डिग्री सेल्सियस। और 50 ग्राम भाप जो है यह m दिया हुआ है, मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है भाप का। तो m बराबर 50 ग्राम। और भाप की गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यल दिया हुआ है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो अब ये सब इसमें मान रख दें। m का मान है 50 गुणे यश का मान। तो चूंकि जो यहाँ पर यश है यह विशिष्ट ऊष्मा है और चूंकि बन रहा है जल, तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह सदैव 1 होती है। ठीक है। तो इस s की जगह पर हम 1 रखेंगे और गुणे डेल्टा टी है 15। तो क्या हो जाएगा, इसकी जब गुणा कराएंगे तो 2 0 5 चक्कू 20 5 पचे 25 2 27, फिर प्लस इसकी गुणा कराएंगे तो 15 पचे 75, तो यह हो जाएगा 750। तो जब 27,000 में 750 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 27,750। और चूंकि यह ऊष्मा है और ऊष्मा का मात्रक रखते हैं कैलोरी, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं आंकिक प्रश्न, उनको अगले वीडियो में करेंगे।